नमस्कार बच्चों। लास्ट वीडियो में मैंने मोहम्मद बिन तुगलक की अन्य योजनाओं के बारे में आपको बताया था कि किस तरीके से जो कराचल अभियान इनका हुआ, नगरकोट की विजय हुई, खुरासान अभियान हुआ और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो ये सारी योजनाओं के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और बता भी चुके हैं। अब नेक्स्ट इसकी जो योजना थी 1335 में, वो जो छठी योजना थी वो थी दोआब में कर वृद्धि। तो 1335 में से शुरू किया गया। सच बात ये थी कि जो पहले की योजनाएं थी जैसे राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान कराचल अभियान, इनकी दुखद और अनिष्टकारी जो असफलताएं थी, उन्होंने सुल्तान की जो व्यक्तिगत लोकप्रियता थी उसे कम कर दिया और उसका राज का जो खजाना था, राजकोष था, वो लगभग खत्म हो चुका था। ऐसी परिस्थितियों में राज्य की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि हेतु उपजाऊ दोआब क्षेत्र में सुल्तान ने राजस्व कर में वृद्धि कर दी और कुल उपज का 1/2 भाग यानी 50% लेना, उस हिस्से में से राजस्व में 50% हिस्सा लेने का निर्धारित किया। चराई और गृह कर को कठोरता से लागू किया गया। यद्यपि लगान की इस प्रकार की दर अलाउद्दीन खिलजी अपने संपूर्ण साम्राज्य में पहले ही वसूल कर चुका था, मतलब 50% उसके टाइम में भी थी। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के दुर्भाग्य ने यहाँ पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। जिस वर्ष लगान में वृद्धि की गई उसी वर्ष दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया, जो लगभग 6 वर्ष तक चलता रहा। अब आप सोचिए कि एक तो अकाल, ऊपर से 50% राजस्व। ऐसे में किसानों की दशा अत्यंत खराब हो गई। नए बढ़े हुए भूमि कर को चुकाना तो दूर, में पुराना कर देने की स्थिति में भी नहीं थे। जब राजस्व अधिकारियों ने अकाल के बावजूद करों को वसूल करने में कठोरता बरती तो दोआब किसान अपने खेतों तक में आग लगाकर और गांव छोड़कर जंगलों में भागने लगे। किसानों के द्वारा कर न चुकाने बदले में विद्रोह की सूचना जब सुल्तान तक पहुंची तो यथाशीघ्र उसने सेना सहित दोआब क्षेत्र में जाके जनता को कड़ा दंड दिया। अकाल की विभीषिका व दोआबी क्षेत्र की नाजुक स्थिति के कारण सुल्तान ने इस अवधि में लगभग 2.5 वर्ष तक दिल्ली की बजाय 100 मील दूर गंगा नदी के किनारे स्वर्गद्वारी में अपना शाही शिविर लगाया। दूसरी राजधानी के रूप में मान लो आप इसको। उसने 100 मील दूर यानी कि 2.5 वर्ष तक वो दिल्ली नहीं गया इस अवधि में। अंततः जब सुल्तान को अकाल की विभीषिका और किसानों की वास्तविक व्यथा का ज्ञान हुआ तो करुणावश उसने किसानों की दशा सुधारने का भरसक प्रयास किया। उसने किसानों के लिए बहुत सी सुविधाएं दी। किसानों को हल, बैल, बीज इत्यादि खरीदने और सिंचाई हेतु कुएं खुदवाने हेतु सरकार की ओर से कृषि ऋण, जिसे सौंदार कहा जाता था, कृषि ऋण देने की व्यवस्था की। भरपूर कृषि ऋण देने की व्यवस्था की गई। पुराना ऋण माफ कर दिए गए। बर्नी कहता है कि एक वर्ष में ही राज्य की ओर से करीब 2 करोड़ टंका ऋण के रूप में किसानों को दिए गए, जिसका राजस्व पर फिर से अतिरिक्त भार पड़ गया। अब वस्तुतः उपयुक्त अन्य योजनाओं की तरह दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की योजना भी दुर्भाग्यकारी रूप से असफल साबित हुई। अकाल की स्थिति, सरकारी कर्मचारियों का रवैया, किसानों का शासन के प्रति अविश्वास आदि योजना की असफलता हेतु सबसे बड़े कारक होने के बावजूद अंततः असफलता और बदनामी का तमगा सुल्तान को ही पहनना पड़ा। तो आप देखिए, मतलब यहाँ फिर से उसे एक ऐसी बहुत ही जो इतनी सुलझी हुई योजना किसानों के हित में, और या तो उसका 2 ही उद्देश्य रहा होगा कि एक तो कृषि आय में वृद्धि हो, दूसरा और एक किसानों की स्तर सुधर जाए उनका। तो अब देखिए कि स्वर्ग द्वारी से लौटने के पश्चात दोआब सहित संपूर्ण साम्राज्य में कृषि योग्य भूमि के विस्तार और उपज में वृद्धि करने हेतु सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने विस्तृत योजना बनाई। वहाँ से आ जाता है। उसके बाद वो देख तो आया कृषि की क्या हालत है, किसानों की क्या हालत है, एक बहुत लंबी योजना बनाता है। अब वो क्या करता है, इस योजना को कार्य रूप में परिणत करने हेतु दीवाने को ही एक नया ही विभाग स्थापित कर देता है जो स्वायत्त होता है। दीवाने को ही मतलब कृषि विभाग। लगभग 75 वर्ग किलोमीटर का एक विशाल कृषि क्षेत्र, इसे फसलों के प्रयोग हेतु सौंपा। इस विभाग को एक 75 वर्ग किलोमीटर यानी 60 वर्ग मील का एक क्षेत्र दिया गया। सुल्तान का अंतिम उद्देश्य सरकारी धन व नियंत्रण द्वारा बंजर व ऊसर भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करना भी था। यानी वो सरकारी धन और नियंत्रण से बंजर ऊसर भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करना चाहता था। इस हेतु किसानों को भी सस्ती दर पर तकावी ऋण दिया गया। ठीक है।
इमदादी ऋण, छूट पर दिया गया ऋण। इस पूरी योजना पर 2 वर्ष में लगभग 70 लाख टन का सरकारी खजाने से खर्च किया गया। बर्नी कहता है कि फसल चक्रण की विधि द्वारा कृषि में सुधार हेतु सुल्तान का उद्देश्य जौ के बदले गेहूं, गेहूं के बदले गन्ना और गन्ने की जगह अंगूर तथा खजूर लगाए जाने की परिकल्पना थी। लेकिन दुर्भाग्य से मोहम्मद बिन तुगलक की हरित क्रांति यानी कृषि क्रांति की यह दूरदर्शितापूर्ण योजना भी असफल साबित हुई। बर्नी लिखता है कि 3 वर्ष के लक्षित उद्देश्यों का 1000वां भाग भी अत्यधिक धन खर्च करने के बाद भी कृषि हेतु योग्य नहीं बनाया जा सका। आप देखिए सुल्तान की दूरगामी सोच कि कैसे वहाँ वो क्रॉप रोटेशन शुरू कर देता है उस समय में जब कोई जानता भी नहीं होगा कि फसल चक्रण क्या होता है। आप देखिए कि वो फसल चक्रण को अपना रहा है, जौ के बदले गेहूँ, गेहूँ के बदले गन्ना, गन्ने की जगह अन्य और खजूर जैसे पेड़। अब यहाँ पे देखिए कृषि क्रांति में सोच तो पूरी कृषि क्रांति में कृषि क्रांति लाने की है, किंतु यहाँ देखिए यहाँ भी सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि यहाँ पे वही उसके भ्रष्ट अधिकारी, उन जनता का सहयोग नहीं होना और राजकोष की स्थिति बुरी होना। अब देखिए यहाँ असफलता का कारण क्या है? प्रयोग के लिए चुनी गई भूमि बंजर और अनुपजाऊ थी। सरकारी कर्मचारियों की उदासीनता, भ्रष्टाचार के कारण किसान सुल्तान के उद्देश्यों को समझ ही नहीं सके। किसान सोच रहा है कि हमारा सुल्तान पागल हो गया। उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा कि सुल्तान की दूरदर्शिता क्या है, वो क्यों अपना रहा है इन सुधारों को। वो ऋण दे रहा है, हमें तकावी ऋण उपलब्ध करा रहा है, सौंदार हमें दे रहा है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे उसकी मंतव्यों को और उसके उद्देश्यों को। 3 वर्ष का लक्ष्य समय अपेक्षाकृत अत्यल्प था। योजना के निष्पादन की जिम्मेदारी अन्य लोगों पर छोड़कर सुल्तान द्वारा व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दिया गया। वैज्ञानिक अवधारणा का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया। मतलब ये उसकी असफलता के कारण थे। अब देखिए कि यद्यपि मोहम्मद बिन तुगलक परिस्थितियों वश अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाए, लेकिन परवर्ती काल में मुगलों और शेरशाह सूरी द्वारा अपनाई गई कृषि नीति और स्वतंत्रता के बाद आधुनिक भारतीय कृषि नीति हेतु बहुत हद तक मोहम्मद बिन तुगलक की यह कृषि नीति अग्रगामी साबित हुई। देखो फसलों में जो चक्रण था, रोटेशन ऑफ क्रॉप शुरू करने वाला व अकाल पीड़ितों को सहायता देने वाला वह सल्तनत का प्रथम शासक था। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि क्रॉप ऑफ रोटेशन या फसलों में चक्रावर्तन पद्धति शुरू करने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और अकाल पीड़ितों की सहायता देने वाला मोहम्मद बिन तुगलक। अब आप देखिए यहाँ इसकी इतनी सारी योजनाएं हैं। अब योजनाओं की असफलता भी साथ में हम जैसे अब देखेंगे हम। वैसे तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि क्या इसका मूल्यांकन जब हम करेंगे तो किस तरीके से इसके बारे में विभिन्न इतिहासकार हैं वो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में तो इतना ही। हम देखते हैं और कल के वीडियो में। अब आप एक साथ इनकी सारी योजनाओं को रिवाइज कीजिए, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं जब आपको पता चलेंगी पूरी तरीके से जो मैंने बोला है यहाँ, फिर से एक बार सुनिए तीनों वीडियोज़ को एक साथ, ताकि एक एक योजना में उसने जो कदम उठाए उसके बाद उसके असफल क्यों रहा, हम इसका विस्तृत मूल्यांकन करेंगे। और उसके बाद आप लोग देखिएगा कि विभिन्न इतिहासकार इनके बारे में कैसे कैसे विरुद्ध पेश करते हैं कि बर्नी से क्या कहता है, इसामी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या कह रहा है। सबके अपने अपने मत है, लेकिन हमें इसकी व्यक्तिगत उपलब्धि, व्यक्तिगत मूल्यों को ध्यान में रखकर ही मोहम्मद बिन तुगलक की जो उसका वो व्यक्तित्व का जो मूल्यांकन है वो हमें करना है। तो आज के लिए आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी रहेगा। कल हम देखते हैं इसकी योजनाओं की असफलता और इसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन। धन्यवाद।